कहाँ हो आप? मैं यहीं हूँ। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? स्टार्ट हो गई भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। है ना? मेंडलिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, अब स्टार्ट करते हैं। अरे क्लास कैसे नहीं स्टार्ट हो रही? स्टार्ट हो रही, कमेंट आ रहे हैं तो क्लास भी स्टार्ट हो रही है। चलो आ जाओ बच्चों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ, है ना? चलिए बच्चों, आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप क्लियर हो गया, साफ सुथरा हो गया। प्रणाम। नाम ले लीजिए मेरा एक बार। अरे क्या बात है अभिजीत, तेरा नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इधर देख, देखो भाई, देखो बच्चों, आ जाओ। बात करते हैं। मॉड्यूल हार्ड कॉपी मिलेगी कि नहीं हिंदी में आज? बच्चे अमेजोन में, अमेजोन में चले जाओ, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, है ना? और शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा तो एक दो दिन में वापस इन स्टॉक हो जाएगा। अभिजीत, मोहम्मद फजल, लव यू सर। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस लिखा, रटना पड़ता है, समझ नहीं आता। मैं हूं ना बच्चे, समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। वॉइस स्लो है, बढ़ा दो भैया। मेरी स्लो है तो आवाज थोड़ा इधर से बढ़ाओ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आ, सबसे पहले बच्चों, इंट्रोडक्शन में एक चीज रह गई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अरे ये डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील कैसे ओरिजिनेट हुए, ये समझना है। ये अब मैं एनसीईआरटी में घुस के बात कर रहा हूं, और एनसीईआरटी में जब जा रहा हूं ना, तो ये समझना आ जाएगा बच्चे, एक दो दिन में इन स्टॉक हो जाएगा, चिंता ना करें, है ना? ओके, किंग इज बैक। सपने में भी डीएनए रेप्लिकेशन आता है? अरे ऐसे ना करो भाई, डीएनए रेप्लिकेशन तो हमेशा चलते ही रहता है लिविंग सेल में, ठीक है, जो डिवाइड करती है। अच्छा, ए प्राइस वाइज वही देखना, मेरे से पढ़ने का पूछो बस। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में आइए। एनसीईआरटी में बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी है तो हाँ, मॉड्यूल नोट्स और एनसीईआरटी काफी है, टेंशन नहीं लेना है। अब मेरी बात सुनिए आप। एनसीईआरटी पुरानी है तो पेज 76 का लास्ट पैराग्राफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला पेज है। एनसीईआरटी तो कहीं भी कुछ भी लिख देती है, हमें तो अपने हिसाब से चलना होगा। पेज 76 का लास्ट पैराग्राफ और 77 का फर्स्ट पैराग्राफ, राइट? हिंदी मॉड्यूल भी है, इंग्लिश भी है, दोनों है भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से लास्ट, पुरानी एनसीईआरटी में पेज 76 का लास्ट पैरा, 77 का फर्स्ट पैरा, पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में पेज 60 का लास्ट पैरा और 61 का फर्स्ट पैरा। सही है? आ जाओ, अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझना है बच्चों। देखो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात क्या होनी है, बहुत बारीकी से समझना। जब तक ये खत्म नहीं होगा कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? हां, तो समझना अभी, इसके बाद ही जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मान लो यहां पर एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर ये, अरे डीएनए ही तो है भाई, ये ऐसे डीएनए है, ठीक है? मान लो ये हिस्सा डीएनए का, ये एक एलील है। इस एलील को मैं नाम दे रहा हूं वाइल्ड एलील या ओरिजिनल एलील या अनमॉडिफाइड एलील। वाइल्ड एलील, ओरिजिनल एलील या अनमॉडिफाइड एलील।
सर ये क्या होता है? वाइल्ड एलील, ओरिजिनल एलील, अनमॉडिफाइड एलील, आपने कहा ये क्या है? ये जो अनमॉडिफाइड एलील है बच्चों, ये वो एलील है जो शुरुआत से है। एलील प्रेजेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वो एलील जो बिल्कुल शुरुआत से है, मतलब जब ये जीन आई थी तब से है। तब से जो एलील है उसे अनमॉडिफाइड, वाइल्ड या ओरिजिनल एलील कहते हैं। सही है। ये एलील की खास बात क्या है? ये एलील बच्चों करता क्या है? ये एलील क्या करता है वो देखो। ये एलील ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है आरएनए, आरएनए से बनाता है प्रोटीन। सही है। और ये जो प्रोटीन बना, मतलब कोई एंजाइम बनी, ये आरएनए प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन बोलो या सिंपली बोल दो नॉर्मल एंजाइम बोल दो, एक ही बात है। तो ये जो आरएनए बना, इससे नॉर्मल एंजाइम बन रही है। क्या बन रही है? नॉर्मल एंजाइम। ये नॉर्मल एंजाइम क्या करता है बच्चों? सबस्ट्रेट को बदल देता है इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट के कारण प्लांट हो रहा है टॉल। बोले तो डोमिनेंट फिनोटाइप आ गया। डोमिनेंट फिनोटाइप आ गया। डोमिनेंट फिनोटाइप को बच्चों मैं बोलूंगा ओरिजिनल फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप या ओरिजिनल फिनोटाइप बोल रहा हूं। ये हो गया। तो वाइल्ड एलील, वाइल्ड एलील भाई दूर दूर लिखूंगा ना इतना तो एक इतना ही रह जाएगा बच्चे। यहां पर इसका कंटिन्यूटी यहां मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बच्चे। ठीक है ना? हाँ, तो जहां दूर लिखने का होगा वहां लिख दूंगा। ठीक है। यहां पर फिजिबल नहीं है, यहां लिखूंगा तो प्रोसेस ही 3 स्लाइड में होगा एक चीज को। ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना। वाइल्ड एलील या ओरिजिनल एलील वो है जो शुरुआत से है। ये आरएनए बनाता है, नॉर्मल एंजाइम बनता है, उस एंजाइम से सबस्ट्रेट किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के कारण पौधा टॉल आ रहा है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, अगर डोमिनेंट फिनोटाइप दे रहा है तो इस वाइल्ड एलील को क्या बोलना होगा? डोमिनेंट एलील। क्या बोलना होगा? डोमिनेंट एलील। लेकिन वक्त के साथ बच्चों इसमें म्यूटेशन हुआ। क्या बोल रहा हूं? वक्त के साथ इसमें म्यूटेशन हुआ। अब जब म्यूटेशन हुआ इस एलील में, हो गया म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हो गया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। देखो तो ये क्रोमोसोम है और ये डीएनए है। म्यूटेशन हो गया बच्चों। अब जब म्यूटेशन हो गया तो ये अब कहलाएगा म्यूटेंट एलील या मॉडिफाइड एलील। क्या कह रहा हूं इसको? म्यूटेंट एलील या मॉडिफाइड एलील। म्यूटेंट या मॉडिफाइड एलील कहूंगा बच्चों इसको। अब ये जो मॉडिफाइड एलील बना ना, ये, हाँ इसको छोटा कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है। ये जो नया एलील बना बच्चे, म्यूटेंट एलील या मॉडिफाइड एलील, अब ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? तो म्यूटेंट एलील या जो मॉडिफाइड एलील है वो 3 में से कुछ कर सकता है। 3 में से कुछ कर सकता है। तो देखो क्या करेगा। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए में चेंज आना। अरे 12वीं पढ़ रखी है भाई? नहीं पढ़ रखी है? पढ़ा होगा तो म्यूटेशन तो पता है यार, डीएनए में चेंज होना इज म्यूटेशन। अच्छा, अब म्यूटेंट एलील है, ये म्यूटेशन हो गया। अब ये जो म्यूटेशन से नया एलील बना है बच्चों, ये 3 तरह की चीजें कर सकता है। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट ये है कि म्यूटेट तो हो गया है लेकिन अभी भी ये आरएनए बना रहा है और आरएनए से अभी भी नॉर्मल एंजाइम बन रही है। आरएनए से नॉर्मल एंजाइम बन रही है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रही है? नॉर्मल एंजाइम बन रही है या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रही है? तो सर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है। सर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है तो फिर तो सबस्ट्रेट का नाम चलो इधर लिख देता हूं S,
और इधर प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूं पी। तो सर अगर नॉर्मल एंजाइम बन रही है फिर तो सर सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में अभी भी बदल रहा है, फिर तो अभी भी पौधा टॉल ही आएगा, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप ही आएगा। म्यूटेशन हो गया लेकिन फिनोटाइप अभी भी वही आएगा। सही है। तो अब सुनो सर, नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो हमने मान लिया सर अगर म्यूटेटेड एलील जो है म्यूटेशन हो गया फिर भी आरएनए बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। सर नॉर्मल एंजाइम बना रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा, टॉल आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप। बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है तो फिर कैसे होगा? ओ भाई, लेस एफिशिएंट का मतलब समझो। लेस एफिशिएंट का मतलब है रिएक्शन कराने की रेट कम है इसकी। रिएक्शन तो करा रहा है लेकिन स्लो करा रहा है। बच्चे स्लो रिएक्शन कराएगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा ना, हां बस स्लो रेट से बनेगा। समझ रहे हो? प्रोडक्ट बनेगा। लेस एफिशिएंट मतलब रिएक्शन कराएगा, प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन स्लो रेट से बनाएगा। माना कि प्रोडक्ट स्लो रेट से बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो बन रहा है ना, और अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो टॉल ही आएगा। समझ गए? तो पहला केस जो है बच्चों, इसको बोलूं कि भले ही म्यूटेशन हो गया बट दिस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील जो करता है वही मॉडिफाइड एलील भी कर पा रहा है। मॉडिफाइड एलील भी तो वही कर रहा है भाई। अनमॉडिफाइड एलील क्या करता था? आरएनए से एंजाइम बनाता था, प्रोडक्ट बनता था और फिनोटाइप टॉल आ जाता था। सही है। बनने का रेट कम हो गया लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा, बदलेगा मतलब टॉल ही आएगा। तो बोलो इन केस फर्स्ट मॉडिफाइड एलील म्यूटेशन हो गया बच्चों। मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील है लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। रिजल्ट वैसे ही देगा, टॉल टॉल। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बदलेगा, टॉल ही आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप। और एनसीईआरटी कहती है बच्चों सच इक्विवेलेंट एलील आर वेरी कॉमन। ये जो चेंज है ना ये होते रहते, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप पर तो कोई बदलाव आया ही नहीं है ना, फिनोटाइप पर तो कोई बदलाव आया ही नहीं, तो ऐसे म्यूटेशन होते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। सही है। केस वन, हाँ केस वन में मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। मैं ये अगले पेज में जाके लिख देता हूं। केस वन में मॉडिफाइड एलील, अब उसमें जगह नहीं है तो क्या करूं, मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। सेम केस आएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है। सही है। ये हुआ पहला। ठीक है बच्चों। अब ले आओ केस सेकंड। अब बच्चों केस सेकंड लेकर आ रहा हूं। अब केस सेकंड जो है बच्चों, केस वन तो बता चुका हूं, अब केस सेकंड नहीं, रुको। देखते रहना आराम से, आराम से देखो। केस नंबर टू बच्चों ये है कि केस नंबर टू ये है बच्चों कि म्यूटेटेड एलील ने आरएनए तो बनाया, आरएनए तो बनाया लेकिन उस आरएनए से ना नॉन फंक्शनल एंजाइम बना बच्चों। क्या बना? नॉन फंक्शनल एंजाइम। बच्चों अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है, फिर तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा ना। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। अब पौधा टॉल नहीं आएगा बच्चों, अब पौधा आएगा ड्वार्फ, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं आएगा, रेसेसिव फिनोटाइप आएगा। है कि नहीं? इस बार म्यूटेशन का असर दिख रहा है, इस बार म्यूटेशन का असर दिख रहा है। यहां पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। क्या कहते हो? नॉन फंक्शनल है ना तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। अब नहीं बदलेगा तो फिर तो टॉल बचा ही नहीं, ड्वार्फ रहेगा। ड्वार्फ रहेगा मतलब रेसेसिव फिनोटाइप। सही है। क्लियर है? ओके।
केस 2 हो गया बच्चों, ठीक है। बोलो केस 2 में मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड। अब उसके जैसा रिजल्ट नहीं है, रेसेसिव फिनोटाइप दे रहा है, ठीक है। तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस भी देख लो, केस नंबर 3 बच्चों। केस नंबर 3 ये है कि आरएनए तो अभी भी बन रहा है, एलील म्यूटेट हो गया है, आरएनए अभी भी बन रहा है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं बन रहा है बच्चों, कोई एंजाइम नहीं बन रहा है। और अगर एंजाइम ही नहीं बन रहा है बच्चों, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, मतलब फिर से ड्वार्फ ही आएगा, मतलब रेसेसिव फिनोटाइप ही आएगा, है कि नहीं? रेसेसिव फिनोटाइप ही आएगा। समझ गए? तो बोलो बच्चों, मतलब ये हुआ कि केस 2 और 3 में, केस 2 और 3 में मॉडिफाइड एलील जो है वो डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं दे रहा है, मतलब इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। समझ रहे हैं? ये है बच्चों, एक बार देख लो। हां, डोमिनेंट एलील में म्यूटेशन के कारण ही रेसेसिव एलील बनता है। डोमिनेंट एलील में म्यूटेशन हुआ, अगर म्यूटेशन से नॉर्मल एंजाइम बन पा रहा है, म्यूटेशन होने के बाद भी नॉर्मल एंजाइम बन पा रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बन पा रहा है, तो फिर तो फिनोटाइप पर कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा। लेकिन अगर आरएनए से नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम बने, फिर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो टॉल नहीं आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं आएगा, रेसेसिव फिनोटाइप आ जाएगा। सही है? तो इन दोनों केस में, अरे उस पहले केस में जीनोटाइप नहीं बदलेगा, इन दोनों केस में बदल जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा भाई कैपिटल टी की जगह। सही है? ठीक है। हां, रेसेसिव वाले केस में जीनोटाइप बदल जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब अभी कुछ नहीं, अरे मजेदार बात तो यह है बच्चों, अब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़, हां ये पकड़ा एक बच्चे ने, लाइन पकड़ ली। हां, अब मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, मुझे वही बताना है। देखो, जहां पर एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पेज में लिखा है ना फर्स्ट पैराग्राफ में कि केस 1 में मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड के, मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड के, ठीक। उसी के आगे लिखा है कि अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, ध्यान से पकड़ना पॉइंट को, एनसीईआरटी की लाइन को। एनसीईआरटी कहती है अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या नो एंजाइम बना तो फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। सर फिनोटाइप में बी अफेक्टेड कैसे? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड क्या? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड का क्या मतलब होता है? सर अगर फिनोटाइप, अरे रेसेसिव आ रहा है सर, फिनोटाइप तो चेंज हुआ ना, मे बी क्यों लिखा है? मैं समझा रहा हूं। अरे मैंने एनसीईआरटी के पेज बोल दिया है, आप खुद देख लो बच्चा, मुझे एनसीईआरटी के पेज क्यों, मुझे नहीं बोलो, नहीं तो मैं अब देख कर बात हो जाएगी। मेन तो यही है ना कि आप देखो, वीडियो नहीं देख, आंखों में भी उधर भी यूज करना, एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए, अपन टहल नहीं रहे बच्चे, है ना। हाँ, तो एनसीईआरटी अपने सामने रखनी है हर वक्त, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात, वहां लिखा है कि केस 2 और 3 जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या नो एंजाइम बने तो फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। में बी अफेक्टेड का क्या मतलब है? और उसके आगे एनसीईआरटी लिखती है फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट अपॉन फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, मतलब डोमिनेंट एलील। नहीं कुछ नहीं, मैं बताता हूं, रुको बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, देखो एक प्लांट था, ध्यान देना, कैपिटल टी है ना, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल पा रहा है, ये भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल पा रहा है, नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, तो कैसा आ रहा है? ये टॉल आ रहा है। सही है, पहला केस। दूसरा केस देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो
ये जो कैपिटल टी है अभी भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, कैपिटल टी से नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल पा रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या नो एंजाइम बना रहा है, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बना रहा है। सही है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिनोटाइप तो बच्चों बदला क्या? नहीं बदला। नई एनसीईआरटी का पेज नंबर है 60 एंड 61, 61 का फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा हूं मैं। सही है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो मे बी अफेक्टेड लिखा है उस पर फोकस करो। मे बी, क्योंकि वहां लिखा है नो एंजाइम नॉन फंक्शनल एंजाइम बने तो फिनोटाइप बदल जाना चाहिए। मैं लिखा है मे बी अफेक्टेड, और ये लिखा है कि फिनोटाइप डिपेंड करेगा फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। देख लो, ये इसकी बात हो रही है। भले ही एक कैपिटल टी में म्यूटेशन हो गया, स्मॉल टी बन गया, वो एक अभी भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा है। एक नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बना रहा है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा है। सही है। लेस एफिशिएंट का केस नहीं है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला केस है। अलग अलग एलील की बात करनी है। अब जब ऐसा हो रहा है बच्चों, तो क्या फिनोटाइप बदला? नहीं बदला ना, अभी भी ये पौधा टॉल होगा, क्योंकि फिनोटाइप डिपेंड करेगा इन व्हाट? फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। कैपिटल टी अनमॉडिफाइड एलील है बच्चों, डोमिनेंट एलील है। एक में म्यूटेशन होने से काम नहीं चलेगा, दोनों में म्यूटेशन होने से काम चलेगा। लेकिन अगर बच्चों दोनों कैपिटल टी में म्यूटेशन हो गया और स्मॉल टी हो गया, सही है, तो ये भी और ये भी दोनों बना रहे हैं नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम। क्या बना रहे हैं? नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम। दोनों बना रहे हैं नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम। अब बच्चों टॉल नहीं आएगा, अब ड्वार्फ आएगा। एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो इसके और इसके लिए लिखा है बच्चों, कि अगर दो में से एक एलील मॉडिफाई हुआ और नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बनाए तो फिनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एक डोमिनेंट एलील है। लेकिन अगर दोनों मॉडिफाई हो गए और दोनों नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बनाए तो फिनोटाइप तो बदलेगा। सही है। सिर्फ फर्स्ट केस में इक्विवेलेंट, बाकी सेकंड और थर्ड में नॉट इक्विवेलेंट। ओल्ड एनसीईआरटी में, अरे यार एक बार में सुन लिया करो यार, क्या तुम लोग, पेज नंबर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था बच्चे। पुरानी एनसीईआरटी में पेज 76 और 77, और नई एनसीईआरटी में 60 और 61। और आप हद करते हो यार, एनसीईआरटी आपकी, मैंने बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बॉटम में लिखा है, तो अपने आप खोज लेना चाहिए। सही है, मैं तो पेज नंबर बता भी रहा हूं। ठीक है, ओके बच्चों, ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। और सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि अनमॉडिफाइड एलील मोस्टली डोमिनेंट एलील होते हैं। क्या होते हैं? डोमिनेंट एलील। और मॉडिफाइड एलील जो होते हैं, तीन में से दो केस रेसेसिव दे रहा है मॉडिफाइड एलील, तो मॉडिफाइड एलील को जनरली क्या बोलोगे? रेसेसिव एलील। तीन में से दो केस रेसेसिव दे रहा है ना मॉडिफाइड एलील, तो मॉडिफाइड एलील को एनसीईआरटी लिखती जनरली रेसेसिव, और अनमॉडिफाइड एलील को डोमिनेंट। सही है बच्चों? हाँ, ठीक है भाई, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब कुछ लोग, अब मैं डाउट ले लेता हूं, कुछ लोग कह रहे थे अभी कि क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला सवाल यही बनेगा कि रेसेसिव फिनोटाइप कब दिखेगा? जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या नो एंजाइम बने। पहला तो यही बन जाएगा। ठीक है, फिर पूछ लेगा इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील कब बनेगा? जब नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। सही है। या फिर एसर्शन रीजन बोल रहा है अभिजीत, बता दो, तो वो भी बोल देता हूं। वो वाली लाइन ले लो कि नॉन फंक्शनल नो एंजाइम बना, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। रीजन कि फिनोटाइप कौन डिसाइड करेगा? अगर एक भी अनमॉडिफाइड एलील है तो फिनोटाइप वो डिसाइड करेगा। सही है।
एक बार आखिरी बार रिकैप, 1 मिनट में, 1 मिनट में। अनमॉडिफाइड एलील वो है जो शुरुआत से है, आरएनए बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बदलेगा, डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। इसलिए अनमॉडिफाइड एलील को क्या बोलेंगे? अनमॉडिफाइड एलील को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। अब मॉडिफाइड एलील 3 केस है, या तो नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तो फिनोटाइप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील होगा। अब अगर नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बना तो रेसेसिव फिनोटाइप आएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। सही है, बस यही है। हेट्रोजाइगस में कंडीशन में इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा ही नहीं बच्चे, क्योंकि एक भी डोमिनेंट एलील है तो फिनोटाइप पर असर नहीं दिखेगा। हां, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो अलग चीज है, ठीक है। केस 2 और 3 दोनों में फिनोटाइप दिखेगा बच्चों, लेकिन टॉल नहीं, ड्वार्फ। प्लांट अगर ड्वार्फ है तो वो दिखता नहीं है क्या? मटर का पौधा दिखेगा ना यार, ठीक है। चलिए, अब इस पर कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म। क्या? मेंडलिज्म, मेंडेलियन जेनेटिक्स। 2-3 लाइन में मैं मेंडल जी का जीवन परिचय देने वाला हूं। थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए ना, इतनी बड़ी महान हस्ती है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल, बच्चों इनका बर्थडे जो है कब आता है, किसी को याद है? बर्थडे इनका बोल डालो, बर्थडे बर्थडे कब आता है बताओ, जब तक मैं लिखता हूं। इधर देखना नहीं, इधर अब बोलो, देखो जरा किसने लिखा, नहीं लिखा? ऐसे करते हैं, चलो मैं ही लिख देता हूं। 22 जुलाई 1822 को बर्थ हुआ था इनका। देखो देखो भाई, बॉर्न ऑन 22 जुलाई, वैसे मॉड्यूल में भी लिख दिया है मैंने, 22 जुलाई 1822 को एक गांव में हुआ था। तो गांव का इंसान भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है ना? जरूरी नहीं कि हम गांव में है, देहात में है तो कुछ नहीं कर सकते। फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए एट सिलेसिया विलेज। 19 दिसंबर मेरा बर्थडे है, क्या कर रहा है? ठीक है, 22 जुलाई 1822 एट सिलेसिया विलेज, हाइजेंडॉर्फ सिटी। कहां? हाइजेंडॉर्फ सिटी में, ऑस्ट्रिया में। कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर बच्चों ये प्रीस्ट बन गए थे, या बोलो मॉन्क बन गए थे। प्रीस्ट बन गए थे या मॉन्क, पुजारी नहीं, पढ़ाने वाले। कहां? अगस्तीनियन मोनेस्ट्री में, अगस्तीनियन मोनेस्ट्री में। ये 2 लाइन जो लिख रहा हूं ये याद नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए है। कहां थी ये मोनेस्ट्री? एट ब्रुन सिटी। कहां था? ब्रुन सिटी, ऑस्ट्रिया में ही थी। तो ये पहली 2 लाइन नहीं याद करना, अब जो बताऊंगा वो जरूर करना है। सही है? नहीं, ये 2 लाइन नहीं याद करनी, बस सिंपली बता दिया, ठीक है। तो बच्चों प्रीस या मॉन्ग बन गए थे, ये पढ़ाते थे वहां ब्रुन सिटी में, ठीक है। अब बच्चों, हाँ बिल्कुल, अब ये ब्रुन सिटी जो है चेक रिपब्लिक में है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी की बात हो रही है, अभी। अरे पढ़ाने वाले भाई, पुजारी नहीं, ठीक है। अब इनकी कहानी ओरली सुनो, लिखेंगे नहीं, जो लिखने वाला है वो लिखूंगा। हाँ, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट इंफॉर्मेशन। अब जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, सुनिए बच्चों। ये काम करते करते ना बीच में इस मोनेस्ट्री को छोड़कर चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियन्ना। कहां चले गए? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियन्ना, वहां चले गए। क्या पढ़ने? बॉटनी और फिजिक्स, डेडली कॉम्बिनेशन, बॉटनी और फिजिक्स पढ़ने चले गए। लौट कर आए तो इसी मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया। जब दोबारा इस मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया, जब ये वहां के हेड बने थे, तब इनको टाइटल दिया गया था ग्रीगर। इनका नाम जॉन मेंडल था। जब इस मोनेस्ट्री के हेड बने थे तो इनको टाइटल दिया गया था ग्रीगर, और इनका नाम हो गया ग्रीगर जॉन मेंडल। एक दिन
ये मोनेस्ट्री के गार्डन में टहल रहे थे। क्या? एक दिन मोनेस्ट्री के गार्डन में ये टहल रहे थे, तो जमीन पर कुछ मटर के दाने गिरे पड़े थे। मटर के दाने इन्होंने उठाए और देखे कि कुछ मटर के दाने राउंड है, कुछ रिंकल्ड है। इनका दिमाग खटक गया कि मटर तो मटर होता है भाई, दो तरह के बीज क्यों हैं, राउंड और रिंकल्ड? अरे ग्रीगर वहां का टाइटल होता था, उस जगह के हेड को ग्रीगर कहते थे। ठीक है, तो इनका दिमाग खटका कि ये क्यों है भाई, मटर तो मटर है, दो तरह का क्यों? और तब इनका दिमाग खटका और तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया गार्डन पी प्लांट में। 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पर, 1856 से 1863। ठीक है, तो देखो, हां, अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो याद करने हैं। पहला पॉइंट, ही परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। और इस गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। और इसमें 2n बराबर 14 क्रोमोसोम होते हैं। 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था। नीट में आ चुका है कि कब से कब काम किया था इन्होंने, तो आंसर गया था 1856 से 1863। 7 साल काम किया। ठीक है, अब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए उसे पेपर में पब्लिश करा दिया 1865 में। बस दुर्भाग्य यह था कि जर्मन भाषा में छपवाया था, जर्मन लैंग्वेज में। और जिस जर्नल में छपवाया था, जर्नल मतलब एक तरह की मैगजीन है, जर्मन भाषा की एक मैगजीन थी, उसमें छपवाया था। यही दुर्भाग्य था इनका। देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, अगले पेज में लिख देता हूं। इन 1865 his results were published in journal। जर्नल एक तरह की मैगजीन है बच्चों, हां, एक जर्नल में पब्लिश कराया। जिस जर्नल में पब्लिश कराया उसका नाम था, जर्मन भाषा में है भाई, नेचर फॉर स्कैंडर वेरीन। इस जर्नल में पब्लिश कराया था। ठीक है, नेचर फॉर स्कैंडर वेरीन। अब पता है इनके पेपर का टाइटल क्या था? इनके पेपर का, अरे इस मैगजीन में इनका काम किस टाइटल के साथ छपा था? तो टाइटल ऑफ हिज पेपर वॉज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल से इनका काम छापा गया था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल के साथ इनके काम को पब्लिश किया गया 1865 में। सही है, ठीक है भाई, 1865 में खोज लिया गया, मतलब छपवा दिया गया। अब बेचारे इनको नोबेल कहां से मिलता? जिंदा रहते कि इनका काम किसी ने पहचाना ही नहीं भाई। क्यों नहीं पहचाना वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे देखो जरा, बेचारे डिप्रेशन में आ गए और विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, इनके काम की पहचान नहीं हुई और ही डाइड इन 1884 ड्यू टू अ किडनी डिजीज। कौन सी किडनी डिजीज से मरे थे ये? किडनी डिजीज जिसका नाम आपने शायद सुना हो, ब्राइट्स डिजीज, और मुझे लगता नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा नाम लिखता हूं। ये तो सुना होगा, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के कारण मौत हुई थी इनकी। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस डिजीज के कारण डेथ हुई थी इनकी। सही है? अरे महाराज, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता बच्चे? किस बैच? 11th का है क्या बच्चे? दिलद
अरे भाई, ग्लूकोज लेवल नहीं, जो मैंने बताया वो ठीक है। हाँ, उल्टा पुल्टा नहीं। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। तो डेथ तो हो गई बच्चों, इनके काम को क्यों नहीं पहचाना मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो चलो लगे हाथ आगे यही बताता हूं कि इनके काम को क्यों नहीं पहचाना गया। अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, एनसीईआरटी ने लिखा है। बच्चों ऐसा करो, एनसीईआरटी में कुछ पेज आगे जाओ, देखो जरा। अरे नहीं याद करना है यार, 2 पॉइंट याद करना है। तुम लोग तो एक एक चीज, ये भी याद करना है क्या, ये भी याद करने करते रहते हो। ये और पिछले पेज का, आ गया ये, बस 2 पॉइंट याद करने हैं। मतलब इतने महान आदमी के बारे में थोड़ा सा तो जानो यार, शर्म करो थोड़ा सा। चलो, अब बात आती है बच्चों, ये काम इनका क्यों नहीं पहचाना, पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, मर जिंदा रहते, मरने के बाद तो फेमस हो गए थे। तो एनसीईआरटी में थोड़ा आगे जाओ जरा, एक जगह पर ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। हाँ, पेज 65 में बॉटम में होगा, नई एनसीईआरटी में। हिंदी में 72 बोल रहा है, और पुरानी में शायद 80 पेज है। पुरानी में 80 है क्या, 80 है। ठीक है, नई में 65, पुरानी में 80, हिंदी में 72, सब तो बता दिया। देखो जरा बॉटम में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये ना सोचना बच्चों कूद कूद के पढ़ रहे हैं, बच्चे हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। अब देखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जाके 1902, बात चली 1865 की, 19 से 2 के समय में बता रहा है ये। अपन सीक्वेंस में चलेंगे, मेंडल जी के सीक्वेंस में। तो चलो, तो हो गया, पेज मिल गया। वहां बॉटम में देखो बच्चों, लिखा है कि 1865 में इनके काम को पब्लिश किया गया, लेकिन इनके काम को लोगों ने पहचाना नहीं। 4 वजह दी है बच्चों एनसीईआरटी में, 4 वजह। एक मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा तो 5 हो जाएंगे। सही है। तो ये जो पेज आपने खोला है, बॉटम में 2 लाइन है, तो वो जो 2 लाइन है उसका आखिरी शब्द है फर्स्ट। फर्स्ट रीजन, फिर बाद में दिया है सेकंड, फिर थर्ड, फिर फाइनली। 4 रीजन दिए हैं। समझिएगा, पहला बच्चों, पॉपुलर ना हो पाने की वजह पहला था कि कम्युनिकेशन आसान नहीं था उस समय। कम्युनिकेशन आसान नहीं था। जैसे आज पॉपुलर है तो इनके काम की पब्लिसिटी नहीं हो पाई। अरे भाई, ना उस समय फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना यूट्यूब था कि फेसबुक पर लाइव आ जाते, इंस्टा पे रील डाल देते 2-4 कि मैंने ये काम किया, पूरी दुनिया सुन लेती। किसी को तो समझ में आता उनका काम, समझ रहे हो। और दुर्भाग्य देखो उनका, जर्मन पेपर है, छपवाया भी तो जर्मन में। जर्मन भाषा का पेपर कौन पढ़ेगा जिसे जर्मन आती हो, और जिन्हें जर्मन आती थी उनको इनका काम समझ में नहीं आया, तो क्या करोगे भाई। पहली वजह बच्चों ये थी, पब्लिसिटी नहीं हो पाई। दूसरी वजह, दूसरा तगड़ा है, हाँ बिल्कुल, दूसरी वजह है बच्चों, दूसरी वजह यह थी कि ये कहते थे, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी बता रहा हूं, ये कहते थे फैक्टर्स जो हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स है। डिस्क्रीट का मतलब है, हिंदी में बोलूं, विविक्त। नहीं, नहीं समझ में आया हिंदी, विविक्त नहीं, मैं बता देता हूं। डिस्क्रीट का मतलब लिख लेना बच्चों एनसीईआरटी में, इंडिपेंडेंट। क्या, इंडिपेंडेंट। ये फैक्टर्स को कहते थे स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, या कैरेक्टर बोलो। क्या कहते थे ये, कि जो फैक्टर है, जो जीन है, फैक्टर, ये जो है स्टेबल और इंडिपेंडेंट यूनिट है, और ये किसी कैरेक्टर को, ये किसी कैरेक्टर को या ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, फैक्टर स्टेबल और इंडिपेंडेंट यूनिट है, सही है। और कैरेक्टर या ट्रेड को, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा,
लेकिन अब इनके कंटेम्परेरीज ने पूछा, मतलब इन्हीं के जमाने के दूसरे लोगों ने पूछा। याद है मैंने चैप्टर की शुरुआत में बोला था एनसीईआरटी में कहीं पर कंटीन्यूअस वेरिएशन दिया है, इसीलिए मैं कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन पढ़ा रहा हूं। याद है? हाँ, यहां दिया है। इन उनके जमाने के साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब कंटेम्परेरीज ने पूछा कि ये बताओ कि ये नेचर में जो कंटीन्यूअस वेरिएशन है, मतलब ये जो छोटे छोटे चेंज है नेचर में, ये किस वजह से है? ये छोटे छोटे चेंज नेचर में क्यों है भाई? तो इन्होंने पता है क्या रीजन बोला सिंपल भाषा में, कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये ब्लेंडिंग नहीं करते। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, है ना? हाँ, देखो, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स नहीं होते। मतलब क्या है? देखो मेरी बात, कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब यही होता है छोटा छोटा चेंज, है ना? तो लोगों ने पूछा छोटा चेंज क्यों होता है, तो इन्होंने बोला कि एलील्स डू नॉट ब्लेंड, एलील्स ब्लेंड नहीं करते, मतलब मिक्स नहीं होते। क्या कहना क्या चाह रहे थे वो, सुनो इधर। ये नहीं समझा पाए, लोगों ने बोला, इन्होंने बोला कि देखो, कैपिटल टी टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, स्मॉल टी टी ड्वार्फ है। बच्चों अगर ब्लेंडिंग होती ना तो ये टॉल ना होता। कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर मिक्सिंग होती, अगर मिक्सिंग होती तो ये टॉल ना आता बच्चों, फिर तो ये इंटरमीडिएट आता अगर मिक्सिंग होती अलील की तो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अगर अलील की मिक्सिंग होती तो फिर बड़ा चेंज आ जाता। अरे भाई, लोगों ने पूछा कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों है, छोटा छोटा चेंज क्यों है, छोटा छोटा चेंज क्यों है? तो इन्होंने बोला एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती। अगर एलील की मिक्सिंग हो जाती तो फिर टॉल की जगह इंटरमीडिएट आ जाता, बड़ा चेंज हो जाता भाई। लेकिन यहां तो छोटे छोटे चेंज ही दिख रहे हैं। छोटा चेंज आने की वजह क्या बोला कि एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती, इसलिए बड़े चेंज नहीं आते, छोटे आते हैं। उस समय के लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आई। एक तो ये था, ये एलील ब्लेंडिंग कर रही है, समझ में नहीं आया लोगों क्या कह रहे हो। तीसरा सुनो, तीसरी वजह, अरे ये पहले हैं जिन्होंने किसी बायोलॉजिकल फिनोमेना को समझाने के लिए मैथमेटिक्स की, इन्होंने क्या किया, ये पहले हैं जो जिन्होंने किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया। मैथमेटिक्स का यूज किया बच्चों। बायोलॉजिस्ट वाले भिड़ गए, हम मैथ तो नहीं आने देंगे, बायो में पहले से इतना है, अब आप मैथ्स फिट कर रहे हो। तो बायोलॉजी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया मैथ्स का यूज टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो हो गया भाई, खत्म बात। वैसे भी बायो वालों की मैथ्स अच्छी होती है, क्या कहते हो? मैंने शायद पहले बोला है या नहीं बोला है, मेरी भाषा सुनो। मैं बायो की तारीफ में एक लाइन बोला करता हूं, बायो इज सच अ सब्जेक्ट, बायो इज सच अ सब्जेक्ट where multiplication and division mean the same thing। हमारे बायो में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक ही चीज है। मतलब मैं बताता हूं, अरे सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब सेल एक से दो हो रहा है। सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब एक से दो हो रहा है। एक ही मतलब, हमारे मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भेदभाव नहीं रखते। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा बच्चों, मैं यही बोलूंगा कि मैथ्स यूज की जो लोगों को समझ में नहीं, बायो वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे मतलब नहीं चलने देंगे। तीसरी वजह यह है। चौथी वजह बच्चों, चौथी वजह बच्चों, चौथी वजह यह है कि ये बोलते रहते थे कि फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। लोगों ने बोला ये बताओ भाई, ये बताओ भाई कि फैक्टर फैक्टर कर रहे हो, ये फैक्टर होते कहां हैं, होते भी हैं कि नहीं, बताओ कहां हैं? तो इन्होंने बोला नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, लोगों ने बोला चलो हम खोज लेंगे।
ये तो बताओ किस चीज का बना है, वो भी नहीं पता। वो तो जिसके भरोसे आपकी पूरी थ्योरी है फैक्टर, जिसके भरोसे पूरी थ्योरी लगा रखा है आपने, वो फैक्टर है भी कि नहीं, कहां है, किस चीज का बना, नहीं पता, तो लोग कैसे मानेंगे आपकी बात को। चौथा पॉइंट देखो ना क्या लिखा है, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से व्हाट दे वर मेड ऑफ। ये भी नहीं बता पाए, ये भी नहीं बता पाए कि होते भी हैं कि नहीं होते हैं, तो कहां होते हैं, और ये भी नहीं बता पाए कि किस चीज के बने, तो लोग कैसे मान लें। हो गए चार। एक बार दोबारा बोल देता हूं। एक, पब्लिसिटी नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा, ये फैक्टर को स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट बोलते थे। जब लोगों ने इनसे पूछा कि एली छोटे छोटे चेंज, कंटिन्यूअस वेरिएशन, छोटे छोटे चेंज क्या होते हैं, क्यों होते हैं नेचर में, तो इन्होंने बोला एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती। लोगों को समझ में ही नहीं आई। मैथ्स यूज किया, लोगों ने विरोध किया इसका। चौथा, अरे जीन तो स्टेबल ही है, तभी तो इनहेरिट हो रहा है। अच्छा, चौथा कि ये फैक्टर्स जो है कहां है, किस चीज के बने, ये भी नहीं बता पाए, तो फिर क्या कर लोगे। पांचवा मेरी तरफ से, ठीक है, जोड़ लेना एनसीईआरटी में, काम आ सकता है। पांचवा मेरी तरफ से, सुनना मेरी बात बच्चों। जिस समय इनका काम आया था ना, उसी समय दुनिया में एक किताब आई थी, इंटरेस्टिंग कहानी आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की। तो उस समय लोगों को पढ़ने के दो चॉइस थे। एक इंटरेस्टिंग कहानी थी जो लोग पढ़ सकते थे, और दूसरा ये जो काम समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तो चॉइस यही था कि लोगों ने डार्विन की किताब पढ़ ली, वो हिट हो गई, इनका काम फ्लॉप हो गया। अरे आज भी जब दो फिल्म रिलीज होती हैं, एक चलती है, एक फ्लॉप होती है, वही कहानी इनका हुआ। डार्विन की सुपर हिट हो गई, इनकी फ्लॉप हो गई। बात समझ में आई। तो ये फेल क्यों नहीं हो पाए। अरे बच्चे, एनसीईआरटी में देख, बच्चे जो एनसीईआरटी की लाइन है ना, मैं एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि इन पॉइंट को आप कहीं और से ना पढ़ें। समझ रहे हो। अगर मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए इनको पढ़ने के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, चिंता ना करो बच्चों। तो इन फेमस नहीं हो पाए, जिंदा रहते, सही है, ओके। फिर इनके डेथ के बच्चों 16 साल बाद, 1984 में डेथ हुई, 16 साल बाद 1900 में तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया। क्या किया, रीडिस्कवर किया। चलो देखते हैं। केमिकली स्टेबल है ना, चलो आ जाओ। तो बच्चों ये तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो आपको एनसीईआरटी, जो चीज मैं एनसीईआरटी से बोलूं, मतलब मैं चाहता हूं कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास, सिर्फ एनसीईआरटी। आ जाओ बच्चों। अब बारी आती है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। बच्चों इनके काम की रीडिस्कवरी तीन अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने की थी, बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट। कब इंडिपेंडेंटली किया था तीनों ने अलग अलग काम। कब हुआ था, 1900 में, इन 1900। कौन कौन थे भाई, ये याद रखना है। पहला नाम कार्ल कॉरेंस। बच्चों ये जर्मनी से थे। कार्ल कॉरेंस कहां से थे, जर्मनी से थे। अब पता है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मेज प्लांट में, मक्के में किया था एक्सपेरिमेंट। और पता है इन्होंने क्या किया था, देखो बच्चों, मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था। अच्छा, पांचवा पॉइंट लिखाया नहीं, लिख लो एनसीईआरटी में, पांचवा पॉइंट जो है लिख लो ना, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। 4 तो एनसीईआरटी में, पांचवा मेरी तरफ से लिख लो। वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 5th रीजन में लिखा रहा हूं बच्चों, वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सही है, वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सही है, ये पांचवा रीजन है उनके पॉपुलर ना हो पाने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, कार्ल कोरेंस ने मेज प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। ठीक है, इन्होंने देखो, मेंडल ने ना कोई लॉ नहीं दिए थे, मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था, मेंडल ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, जनरल स्टेटमेंट, या बोल सकते पॉस्टुलेट्स दिया था। इन्होंने दिया था पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, पॉस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कार्ल कोरेंस ने ये जो पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन है उसे कह दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पॉस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कह दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है, मैं कह रहा हूं क्या किया इन्होंने, इन्होंने ही कन्वर्टेड टू postulates of Mendel, converted two postulates या statements of Mendel into two laws of heredity, दो लॉ ऑफ हेरिडिटी या दो लॉ ऑफ मेंडलिज्म में बदल दिया। कौन कौन से थे भाई? पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहला क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा था बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पढ़ेंगे आगे, ये सब पढ़ेंगे, चिंता ना करो, अभी तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं बच्चे। जेनेटिक्स तो एक्चुअल तब शुरू होगी जब मैं हेडिंग डालूंगा, जब हेडिंग डालूंगा। हॉकवीट की बात नहीं करनी है डालने से, ये बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा ना, रहने दो उसको। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये सब पढ़ेंगे हम। एक्चुअल जेनेटिक्स तब शुरू होगी जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस हेडिंग डालूंगा। पॉस्टुलेट मतलब जनरलाइजेशन, बेसिक लाइंस, है ना। अच्छा बच्चों, कार्ल कोरेंस हो गए पहले नाम, है ना। दूसरा नाम है बच्चों, दूसरा नाम है जिन्होंने रीडिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया था, वो थे ह्यूगो डी वरीज। ये जो ह्यूगो डी वरीज थे बच्चों, ये एक्चुअली बिलोंग करते थे, ये एक्चुअली बिलोंग करते थे हॉलैंड से। कहां से? हॉलैंड से। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट, ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट में काम किया था। एक सेकंड इसको हटा दो। तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट पर काम किया था। इस प्लांट का कॉमन नेम है विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, या सिंपली बोलो इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। इस पर काम किया था। इन्होंने क्या किया भाई, इनका योगदान क्या था? इन्होंने मेंडल का जो रिजल्ट था ना उसे दोबारा छपवाया, इस बार इंग्लिश में, एक नए मैगजीन में, एक नए मैगजीन में, एक नए जर्नल में जिसका नाम था फ्लोरा। क्या? फ्लोरा। तो इन्होंने क्या किया? रीपब्लिश्ड मेंडल्स रिजल्ट, मेंडल के रिजल्ट को रीपब्लिश कराया इन जर्नल, एक मैगजीन में जिसका नाम है फ्लोरा। कब? इन 1901। दो लोग हो गए बच्चों। तीसरा नाम है एरिक वॉन शेरमैक, एरिक वॉन शेरमैक, एरिक वॉन शेरमैक। ये थे, ये बच्चों ऑस्ट्रिया से थे। कहां से थे? ऑस्ट्रिया से थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट कोई स्पेसिफिक प्लांट में नहीं किया था बच्चों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर। ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं, अलग अलग प्लांट्स पर काम किया था। ठीक है बच्चों, हाँ याद कर लो यार, फ्लोरा ही तो है। अच्छा, अब बच्चों रीडिस्कवरी की बात हो गई, तीन लोग थे। अब एक नया मुद्दा आ गया कि जब ये फेमस हुए तो इतने फेमस क्यों हुए? रीजन फॉर हिज सक्सेस। जिंदा रहते तो बेचारे किसी ने जाना नहीं। पता है आपको, नोबेल प्राइज सिर्फ जिंदा लोगों को मिलता है,
अब मेंडल जी तो मर गए थे, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी नहीं मिला बेचारे को। तो अब चलिए पढ़ते हैं रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल जी को सक्सेस होने की वजह क्या क्या थी पता है बच्चों? अरे पेपर तो थे ना भाई, ध्यान से सुनना। कुछ मैं मॉड्यूल से बताऊंगा, कुछ एनसीईआरटी से बताऊंगा, ठीक है बच्चों? पढ़ना सभी है। पहला पहला रीजन समझना बच्चों। पहला रीजन ये था कि इन्होंने ना ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ये एक समय पर एक या दो कैरेक्टर का ही स्टडी करते थे। पता है आपको, पहला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल ने नहीं किया था। पहला हाइब्रिडाइजेशन मेंडल ने नहीं किया था। अभी एनसीईआरटी नहीं है बच्चे, जब एनसीईआरटी आएगा ना तो बता दूंगा। एनसीईआरटी में आखिरी के 2 पॉइंट एनसीईआरटी से बोलूंगा, बाकी तो ऐसे ही होगा, है ना? देखो, मेंडल के पहले भी लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है, एक सेकंड, ये हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, एक सेकंड हटाओ। ये अलग ही है, हटा दो यहां से भाई, ये तो नौटंकी कर रहा है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पहली बार, ध्यान देना, पहली बार हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था कॉल र्यूटर ने। क्या? कॉल र्यूटर ने, टोबैको प्लांट में। फिर गार्डन पी में किया था गॉस और नाइट ने। नहीं याद करना है, कॉल र्यूटर ने टोबैको प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, गॉस और नाइट ने गार्डन पी पर काम किया था। इनका नाम नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है। तो बात यह है, इन्हें ही सक्सेस क्यों मिली, इनके पहले वालों को क्यों नहीं मिली? उसकी वजह यही है बच्चों, उसकी वजह यही है। क्या? कि ये एक समय पर एक या दो कैरेक्टर पढ़ते थे। इनके पहले वाले सारे कैरेक्टर एक साथ पढ़ लेते थे। सोचो, 1000 पौधे पढ़ने हैं और सब कुछ पढ़ रहे हो एक पेड़ में कैरेक्टर। अरे तो ऐसे कैरेक्टर को बच्चे कलेक्ट कैसे करोगे प्रॉपर? जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करोगे प्रॉपर, आप कोई रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हो? ये बहुत फोकस थे, एक समय पर एक या दो कैरेक्टर पढ़ते थे। अब एक या दो कैरेक्टर पढ़ोगे, मान लो आप एक या दो कैरेक्टर पढ़ रहे हो, तो आप टेबल बना लो, टेबल बना लो भाई, टेबल बना लो, लिख लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इतने टॉल आए, इतने ड्वार्फ आए, इतने वायलेट फ्लावर हैं, इतने व्हाइट फ्लावर हैं। दो ही कैरेक्टर पढ़ रहे हो ना, एक ये, एक हाइट, एक फ्लावर कलर, दो ही कैरेक्टर पढ़ रहे हो। और अगर दो कैरेक्टर बच्चों पढ़ रहे हो तो आप टेबल बना लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, देखा कि टॉल आ गए 90, मान लो फॉर एग्जांपल, डॉर्फ आ गए 30 आ गए, वायलेट आ गए 120 आए, व्हाइट आए 40, ऐसे करके डेटा जो भी है, डेटा को, अरे दो ही कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो टेबल के फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और जब डेटा कलेक्ट कर लोगे, एक्सपेरिमेंट 2 में टॉल इतने आए, डॉर्फ इतने आए, वायलेट इतने आए, ऐसे कलेक्ट करते जाओ। मान लो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कर रहा हूं, तब भी लिखूंगा कि कितने क्या आए। एक दो कैरेक्टर पढ़ोगे तो डेटा कलेक्ट करना आसान होगा, और जब डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो कोई रिजल्ट विड्रॉ कर पाओगे भाई। तो ये ज्यादा फोकस थे, एक समय पर एक या दो कैरेक्टर पढ़ते थे। इसीलिए बोलते हैं फोकस रहना चाहिए लाइफ में, चारों तरफ नहीं, ये भी देख लो वो भी देख लो, नहीं, जो बढ़ाया जा रहा है बस वही देखो, सिलेक्शन पक्का है ना, मकसद भूलना नहीं है। नीट 2026 है ना, और नीट से वो भी एम्स लेकर आएंगे। अच्छा, तो पहला वजह बच्चे। दूसरा वजह था बच्चे
सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट यूज किया था। सर इसका क्या एडवांटेज है? गार्डन पी प्लांट यूज किया, इससे क्या फायदा था? चलो बताता हूं। गार्डन पी लिया, वो भी एक वजह थी। पहली वजह है बच्चों, ये एनुअल प्लांट है। ओ भाई, एनुअल प्लांट क्या होते हैं बताओ तो जरा, मैं पानी पी लेता हूं। एनुअल प्लांट बताओ क्या होते हैं, जो कितने समय तक जिंदा रहे? एनुअल प्लांट, देखो क्या बताते हो। हाँ, 1 साल जिंदा रहे, 12 महीने। मतलब धान का पौधा एक 12 महीने लगाते हो? धान का पौधा क्या 12 महीना लगा रहता है? 12 महीने के बाद काटते हैं फसल? नहीं ना। तो सुन लो, एनुअल का मतलब ये नहीं होता। हाँ, एक ने सही लिखा है, कौशल, एक ने लिखा है सही। सुनो मेरी बात, एनुअल का मतलब होता है बच्चों, जो एक सीजन जिंदा रहे। कोई समर में जिंदा है, कोई विंटर में। एक सीजन, उसका लाइफ स्पैन एक सीजन होता है। एक एक सीजन 3-4 महीने का ऐसे होगा, 2-3 महीने का होगा ऐसे। समझ रहे हो? हाँ, तो ये एनुअल प्लांट है और इसकी लाइफ साइकिल ना सिर्फ 2-3 महीने की है। क्या पहला एडवांटेज क्या था? कि ये एक एनुअल प्लांट है। ये एक एनुअल प्लांट है विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। वो भी 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने बस। तो देखो ना, 2 से 3 महीने में बच्चे, 2 से 3 महीने में आप हजारों पौधे उगा लो। अरे 10,000 पौधे उगा लो, 10,000 पौधे उगा लो, और 2-3 महीने में आप 1,000 पौधे की स्टडी कर सकते हो। इतने सारे ऑफस्प्रिंग की स्टडी 2-3 महीने में, कम समय में ज्यादा स्टडी कर पाओगे। और जितने ज्यादा पढ़ोगे, एनालिसिस उतना अच्छा होगा। समझ रहे हैं? ओके। दूसरा बच्चों, इट हैज मैनी इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसके कंट्रास्टिंग का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बोलो या अपोजिट। अरे मतलब टॉल है तो ड्वार्फ भी है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? यही होगा ना, दो पौधों को हाइब्रिडाइज करना, है ना? पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा। तो कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। टॉल ड्वार्फ, वायलेट फ्लावर तो व्हाइट फ्लावर, राउंड सीड तो रिंकल्ड सीड। यही तीसरा। बच्चों इसमें ना नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और सुनो, जब मैं आपको क्रॉस पढ़ाऊंगा ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये सब, तो देख लेना, कहीं कहीं पर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा और कहीं क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा तो मुझे कुछ नहीं करना, वो खुद कर लेगा। और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है इसमें। कैसे, ये आगे पढ़ेंगे। सही है? तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, अरे जब तक दो, इसका पॉलन इसमें डाल दूं, यही तो है क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसमें पॉसिबल है, ये इसमें पॉसिबल है। तो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं ताकि हो सके हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ता है, वो इसमें आराम से हो जाए। हाँ, वही इमैस्कुलेशन पढ़ेंगे आगे, एंथर हटा के, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पढ़ेंगे आगे।
तो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, इस समय जब नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो जब एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा तो मुझे कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर लेगा। लेकिन जब क्रॉस कराना हो तो भी पॉसिबल है ना। तो 4 पॉइंट बोल चुका हूं। एक तो 2-3 महीने ही लाइफ साइकिल है, मतलब 2-3 महीने में हजारों 10,000 पौधे उगा लो, और 2-3 महीने में 10,000 पौधे आपने स्टडी कर लिए, कम समय में ज्यादा पौधे, है कि नहीं। दूसरा, ढेर सारे अपोजिट ट्रेट्स है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, आर्टिफिशियली क्रॉस भी करा सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब मैंने लिख ही दिया, अपोजिट। और बच्चों इजी टू कल्टीवेट, इसको उगाना बड़ा आसान है, मतलब इसमें यह नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आसानी से खेती हो जाती है इसकी, सही है। और लास्ट बच्चों, लास्ट एक और, इसका सीड ना बड़े साइज का होता है, सीड्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, सीड्स आर लार्ज। और भी वजह है लेकिन 6 बहुत है। सीड लार्ज है तो सर, अरे भाई सीड लार्ज है, सीड लार्ज है, तभी तो मेंडल ने 7 में से 2 कैरेक्टर सीड के ले लिए थे, 7 में से 2 कैरेक्टर सीड के ले लिए थे। एक सीड शेप ले लिया था, एक सीड कलर ले लिया था। समझ रहे हो मेरी बात, एक सीड कलर ले लिया था, एक सीड शेप ले लिया था। सीड बड़ा है तभी तो उसको स्टडी करना आसान है, तो 2 कैरेक्टर सीड के उठा लिए थे, सही है। तो देखो बच्चों, 2 वजह मेंडल के सक्सेस की हो गई है ना। तीसरी वजह बच्चों 1-2 हो चुका है, तीसरी वजह है बच्चों, ही क्वांटिटेटिवली, ध्यान से समझना ये उड़ जाएगा नहीं तो, ही क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का। मेरी बात ध्यान से, लापरवाही नहीं। अब थोड़ी लाइंस भारी होती जाएंगी, अब लाइंस भारी हो रही हैं बच्चों। इन्होंने कैसा कैरेक्टर पढ़ा था? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव कैसे, क्या पढ़ा था? प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, क्वालिटी। सीड राउंड है कि रिंकल्ड है, क्वालिटी, है ना। फ्लावर वायलेट है कि वाइट, क्वालिटी। पॉड ग्रीन है कि येलो है, क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर पढ़ा था, लेकिन एनालिसिस बच्चों क्वांटिटेटिव किया था। मतलब ये बच्चों, ये जो भी एनालिसिस करते थे ना, उसको रेशो के फॉर्म में रखते थे, सही है, समझना। और भाई नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, नीट में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी की लाइन इससे भी खतरनाक है, तो ध्यान देते रहना। अभी जो जरूरी होगा वही बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो आप फोकस करो, बस हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टर पढ़ा था, नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह नहीं कि ढेर सारे प्लांट लिए थे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब जो भी रिजल्ट आते थे उनको रेशो के फॉर्म में रखते थे, जैसे टॉल इज टू डॉर्फ 3:1। तो रेशो के फॉर्म में रिजल्ट रख रहे हो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही तो कर रहे हो। और सुनो तो, ये ना अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को टेबल के फॉर्म में रखते थे। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में पढ़ते थे ना, शुरू में मैथ्स में पढ़ते थे, 9th-10th में पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स। टेबल के फॉर्म में डेटा कलेक्ट होता था, वो आजकल उसे डेटा हैंडलिंग कहने लगे हैं, है कि नहीं। तो डेटा टेबल के फॉर्म में अरेंज करते थे। इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा यह है बच्चों, सारा मेरे सामने है रिजल्ट, सही है, सारा डेटा मेरे सामने है। मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कर रहा हूं, तो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 के रिजल्ट को एक्सपेरिमेंट नंबर 1-2 सबसे कंपेयर कर सकता हूं, सारा डेटा मेरे सामने है। जब सारे डेटा, हाँ वही स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड था, सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को टेबल के फॉर्म में रखते थे और आराम से कंपेयर कर सकते हो। अरे जब कंपेयर करोगे तभी तो कोई रिजल्ट विड्रॉ कर पाओगे, समझ रहे हो।
टेबल स्टैटिस्टिक्स का यूज करना, टेबल के फॉर्म में रिजल्ट रखना ताकि कंपेयर कर पाओ, ताकि कोई रिजल्ट विड्रॉ कर पाओ। सही है, ये था वजह। अच्छा चलो छोड़ो, अब एनसीईआरटी वाली बात करते हैं। एनसीईआरटी तो बच्चों एक तो ये था, इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, कौन सा? ए भाई 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 ये रहा, ये थोड़ा खाली खाली हो जाएगा, है ना। फिर रुक जाओ, बताता हूं। हाँ, उड़ गया। चलो बच्चों, एनसीईआरटी की बात करता हूं। पुरानी एनसीईआरटी में ना बच्चों, अरे पुरानी नहीं, क्या सीधा पेज नंबर ही नहीं बोल रहा, मुझे पता है पेज 70 है। छोड़ो, जहां पर ये चैप्टर शुरू हुआ है उसका पेज, जहां शुरू हुआ है उसके बाद वाला पेज देखो जरा। जहां, अरे वो सीड के वो बने हैं, वो डायग्राम बना है, कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था। पेज 70 है पुरानी एनसीईआरटी में शायद, है ना। तो वहां पर बताया बच्चों क्या लिखा है। एनसीईआरटी हरे रंग से लिखता हूं। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड a large sampling size, had a large sampling size. His experiment had a large sampling size, which gave greater credibility, to the data he collected. क्या मतलब है सर? एनसीईआरटी है ये, रोहित संभालना एनसीईआरटी। अभी तो ये आसान है, अगली लाइन और आएगी। हाँ, नई में 54, पुरानी में 70, और उसी पेज में बने रहना, खतरनाक खतरनाक लाइन लाने वाला हूं, और अगले क्लास में भी आएंगी इस पेज से। बच्चों मेरा कहने का मतलब है, सुनो तो, मान लो मेंडल ने 8-10 पौधे में एक्सपेरिमेंट किया होता, 8-10 पौधों में, और बोलते कि मेरे एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया है टॉल इज टू डॉर्फ 3:1। तो आप क्या बोलते? कुछ नहीं, कोइंसिडेंस होगा, तुक्का होगा, और क्या है कि नहीं। लेकिन इन्होंने तो 1000 पौधे में काम किया, 10,000 पौधे में काम किया, और सबका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। तो ये तुक्का नहीं हो सकता बच्चों। मतलब जब इतने सारे पौधों में एक साथ काम करोगे और रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, तो क्रेडिबिलिटी, भरोसा बढ़ गया इनके रिजल्ट पर। समझ गए? हजारों पौधों पर काम कर रहे हो और एक जैसा रिजल्ट आ रहा है, तो भरोसा कर सकते हैं ना इनके रिजल्ट्स पर, डेटा जो इन्होंने इकट्ठा किया। यह मतलब है, ठीक। बस बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है, एक बार आप पढ़ लो, क्या मजा आएगा पढ़ने पर। पढ़ लो, फिर समझाता हूं। इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ो जरा। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंस का मतलब लिख देना रिजल्ट, इन्फेरेंस का मतलब लिख देना रिजल्ट। ऑल्सो द, हाँ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की 10वीं लाइन से शुरू है ये, और आगे भी है, अब आगे पढ़ो। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, लिखा क्या, ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑन टेस्ट प्लांट, ऐसे कुछ लिखा है क्या? अंत में अनसब्सटेंशिएटेड वर्ड है बच्चे, क्या अनसब्सटेंशिएटेड वर्ड है? तो अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब लिख देना वहां पर अनवेरिफाइड। अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया लिखा है ना, तो लिख देना अनवेरिफाइड। अरे हिंदी में बोलू, तुक्का, तुक्का। अरे नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा ना भाई, इसीलिए तो एनसीईआरटी पढ़वाया है, पता तो चले क्या लिखा है क्या? अनवेरिफाइड, तुक्का टाइप का, है ना। चलो अब सुनो मेरी बात को, इस लाइन को, इस लाइन को समझना। अनवेरिफाइड, तुक्का बोलो, निराधार बोलो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। उस लाइन का मतलब समझ लेना मेरी बात, आइडिया तो मतलब, हाँ हिंदी में बताता हूं, चिंता ना करो।
दूसरे पेज में ही है, हिंदी के एनसीईआरटी में भी। देखो बच्चों, वहां यह लिखा है, जब भी ये किसी टेस्ट प्लांट पर काम करते थे, अरे एक प्लांट पर काम किया तो एक आध दो जनरेशन काम नहीं करते थे, सक्सेसिव जनरेशन काम करते थे, मतलब कई जनरेशन तक काम करते थे। जब ये जब ये किसी टेस्ट प्लांट पर काम करते थे तो कई जनरेशन तक काम करते थे। और इन्फेरेंस बोले तो रिजल्ट, कंफर्मेशन, मतलब कई जनरेशन तक काम करते थे और हर जनरेशन में एक जैसा रिजल्ट आ रहा है। कई जनरेशन तक काम कर रहे हैं किसी प्लांट पर और एक जैसा रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि प्लांट कोई तुक्केबाजी कर रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, या फिर प्लांट आर फॉलोइंग सम जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस? क्या बोलोगे? सही है ना? यही तो लिखा है बच्चों एनसीईआरटी में, वहां पर एनसीईआरटी में यही लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा है कि कई जनरेशन तक, सक्सेसिव जनरेशन, कई जनरेशन तक प्लांट पर, टेस्ट प्लांट जो भी प्लांट लिया उसमें कई जनरेशन तक काम कर रहे, एक आध जनरेशन नहीं, कई जनरेशन तक काम कर रहे हो, और हर जनरेशन में अगर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है तो हम तो ये नहीं बोलेंगे कि प्लांट कोई तुक्केबाजी कर रहा है, कि ये तो नहीं बोलेंगे, पक्का बोलेंगे कि प्लांट्स आर फॉलोइंग सम जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं प्लांट, तभी तो रिजल्ट हर जनरेशन में एक जैसा आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? बच्चों आवाज सही आ रही है ना? अभिषेक को बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है? अरे भाई संतोष, हिंदी में देख लेना, मैंने बोला चैप्टर जहां शुरू हुआ है बच्चे, उसके बाद वाले पेज में देख जरा, वहां पर मिलेगा तुझे कि मेंडल जब किसी पौधे में काम करते थे तो पौधे जो हैं, जो कई जनरेशन काम करते थे कि प्लांट पर, तो एक जैसा रिजल्ट आ रहा है। तो इससे ये नहीं बोलेंगे ना कि प्लांट कुछ भी कर रहा है, प्लांट पक्का कुछ नियम कानून फॉलो कर रहा है। सही है? हाँ, ठीक है बच्चों, हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कहानी वाली बात होगी, अब मेंडल जी पर स्टक होते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, मेंडल ने ना, मेंडल परफॉर्म्ड, या ऐसे बोलूं, मेंडल ने कितने कैरेक्टर पढ़े थे बच्चों गार्डन पी में? मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर पढ़े थे? 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर मतलब बोलूं 7 पेयर ऑफ ट्रेट, अरे मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट। अरे 7 कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का 2 ट्रेट है ना बच्चे, स्टेम हाइट है तो उसके 2 ट्रेट है, टॉल और ड्वार्फ। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट, तो 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट, या तो 14 ट्रेट बोल दो या 7 पेयर ऑफ ट्रेट बोल दो, है ना? तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन्होंने पढ़े थे। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग का मतलब फिर से लिख दे रहा हूं, कंपेरेटिव या अपोजिट ट्रेट्स पढ़े थे गार्डन पी प्लांट के। कौन कौन से वो देख लो ऑन गार्डन पी प्लांट। 7 कैरेक्टर पढ़े थे बच्चों, 7 कैरेक्टर पढ़े थे, और 7 कैरेक्टर पढ़े थे, या बोलो 14 ट्रेड पढ़े थे, या 7 जोड़े ट्रेड पढ़े थे। 14 कैरेक्टर नहीं भाई, 7 कैरेक्टर, 7 जोड़े ट्रेड मतलब 14 ट्रेड। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा। ठीक है, अब 7 कैरेक्टर कौन कौन से पढ़े थे सुन लो भाई, ध्यान देना, ये कुछ और डायरेक्शन में लेके जाएगा, इसलिए अलर्ट रहना बच्चों। एक कॉलम बना रहा हूं कैरेक्टर का, दूसरा बना रहा हूं डोमिनेंट ट्रेट का। अरे कैरेक्टर 7 है, इनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव ट्रेट कौन सा है, याद करना पड़ेगा ये। ठीक है,
और लास्ट में एक और चीज जोड़ दे रहा हूं, इस कैरेक्टर की जीन किस क्रोमोसोम नंबर पर है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। पहला कैरेक्टर बच्चों जो इन्होंने बात करूं तो जो पढ़ा था, मान लो स्टेम हाइट है, तो स्टेम हाइट में डोमिनेंट कौन सा है भाई, टॉल। रेसेसिव कौन सा है, ड्वार्फ। अब पता है इसकी जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। दूसरा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन का केस समझ लो बच्चे, फ्लावर पोजीशन का केस समझ लो। क्या, अगर फ्लावर प्लांट में टिप पर है तो बोलो टर्मिनल फ्लावर, ये रेसेसिव है। और अगर फ्लावर साइड में लगा है यहां तो ये एक्सियल है, ये डोमिनेंट है। साइड में लगा है तो डोमिनेंट। हाँ, ट्रेड 14 है। 14 ट्रेड बोलो या 7 जोड़े बोल दो ना यार, 7 जोड़े मतलब 14 ही हो गया। ठीक है, वो एनसीईआरटी से उठाना है बच्चे, जो मैंने लाइन बोली थी, जो एनसीईआरटी में उसे सिर्फ एनसीईआरटी से। तो फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट कौन सी है, जो साइड में लगा है, एक्सियल। और टिप पर जो है वो रेसेसिव है। इसकी जीन भी बच्चों क्रोमोसोम नंबर 4 पर है। ठीक है। तीसरा पॉड, अरे मटर की फली, मटर की जो फली होती है उसकी बात कर रहा हूं। पॉड शेप, पॉड शेप की जगह कहीं पर आ जाए फ्रूट शेप तो भी सही मानना, क्योंकि मटर में फ्रूट क्या होता है, मटर में फ्रूट क्या होता है, मटर में फ्रूट क्या होता है। ओ भाई रौनक, क्या डाउट आ गया तुझे, डाउट डाउट लिख रहा है, डाउट का नाम तो बोल। देख लेते हैं रौनक का डाउट क्या है, एक बार जड़ से खत्म करते हैं। हाँ बोल भाई। हर्षवर्धन, ये लाइन कल अगली क्लास में यूज करेंगे। DOUBT, यही है डाउट। अरे बोल भाई। मटर का नहीं, अभी ये नहीं पूछेगा। चलो तो अपन आगे बढ़े और क्या करें फिर। देखो भाई, फल ही फ्रूट है, पॉड ही फ्रूट है, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो, मटर का जो फ्रूट है ना वो फली है उसकी, वो जो मार्केट में आता है ना, मार्केट में आता है ना फ्रूट, पॉड, वही है, उसका फ्रूट है। तो फ्रूट क्या है, मटर, वो फली सहित, फली सहित। एक ने लिखा है रौनक पे ही ध्यान देते हैं सर। और भाई मैं सब पर ध्यान देता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं पढ़ाने में बिजी हूं। ठीक है, हाँ। चलो आ जाओ, आओ। बोलते बोलते थोड़ा थक गया था तो मैं बोला थोड़ा सा देख लेते हैं रौनक का भी क्या हाल है। तो सुनो बच्चों, मान लो आ जाए मेंडल ने क्या कैरेक्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। सही है, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो आ जाए कि मेंडल ने फ्रूट शेप पढ़ा था तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो फली है हर एक कवर के साथ जो होता है वही फली है, वही उसका फ्रूट है। सही है, तो सेम है। अब मटर की फली बच्चों घर में आती है, आपने सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। अब सबने देखा होगा तो आपने देखा कुछ मटर की फली फूली फूली रहती, बड़े बड़े बीज, और कुछ पिचकी हुई होती है। जो फूली हुई है वो डोमिनेंट है, और जो पिचकी हुई है वो रेसेसिव है। तो पॉड शेप डोमिनेंट कौन सा है, इन्फ्लेटेड या फुल, फूली हुई। और जो पिचकी हुई है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये रेसेसिव है। और इसका भी जीन क्रोमोसोम 4 पर है। 3 कैरेक्टर हैं बच्चों, 3 कैरेक्टर हैं बच्चों। 3 कैरेक्टर ही हैं जिनकी जीन क्रोमोसोम 4 पर है। ठीक है। अब चौथा, पॉड कलर। अब पूछ ले, पॉड कलर पढ़ा था मेंडल ने, हाँ। या बोल दे फ्रूट कलर पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, फ्रूट कलर पढ़ा था। मटर की फली का रंग अक्सर हरा होता है, डोमिनेंट। येलो रेसेसिव है। इसकी जीन क्रोमोसोम 4 पर नहीं, 5 पर है। पांचवा, सीड शेप,
सीड का शेप, अरे तो ये तो पता है, डोमिनेंट राउंड है, रेसेसिव रिंकल्ड है, और इसकी जीन ना बच्चों क्रोमोसोम 7 पर है। छठा कैरेक्टर सीड कलर, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना भाई, समझना बच्चों। पता है इन्होंने सीड कोट कलर नहीं पढ़ाया था, सीड कोट कलर नहीं पढ़ा था, सीड कोट कलर नहीं पढ़ा था। सीड का कोट हटा दो तो क्या दिखने लगा, कॉटिलिडन। तो इन्होंने सीड के कॉटिलिडन का कलर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सीड के कॉटिलिडन का कलर पढ़ा था। क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वो स्टडीड बाय मेंडल और नॉट स्टडीड, तो ध्यान रखना है अपन को, सीड का कोट कलर, सीड कलर पढ़ा था ठीक है, लेकिन आ जाए सीड कोट कलर, गलत। सीड का कोट हटा दो, अब क्या दिखेगा, कॉटिलिडन, उसका कलर पढ़ा था। तो सीड का कोट कलर नहीं, सीड का कोट हटा दो, इसके बाद क्या दिखेगा, कॉटिलिडन, उसका कलर पढ़ा था। और इसमें बच्चों पॉड का जस्ट उल्टा है, पॉड का जस्ट उल्टा है, येलो डोमिनेंट है और रेसेसिव ग्रीन है, और इसकी जीन क्रोमोसोम 1 पर है। आखिरी बच्चों, अब तो यही लिखूंगा यार, अब थोड़ा ना अगले पेज में ले जाऊंगा। 7वां कैरेक्टर बच्चों फ्लावर कलर, 7वां क्या था, फ्लावर कलर, इसका तो पता ही है आपको, वायलेट कलर फ्लावर का डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रेसेसिव है, इसकी जीन भी क्रोमोसोम 1 पर है। सही है, हां। तो ये 7 कैरेक्टर हो गए और 14 ट्रेट हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से संभालना इसको, आखिरी का हिस्सा, बहुत तगड़ी बात करने वाला हूं, बहुत तगड़ी बात करने वाला हूं, अंत है लेकिन बहुत तगड़ी बात, समझना। देखो बच्चों, मेंडल ने कौन से कैरेक्टर पढ़े, याद रखना, क्रोमोसोम नंबर याद रखना श्रीनिधि, क्योंकि इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, जो फंसा देंगे आपको अगर क्रोमोसोम नंबर नहीं पता है तो। इसीलिए मैंने ना, सुनो ना, आप भी ऐसे ही तैयार करो ना जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने तैयार किया है। मैंने क्या कर रखा है, क्रोमोसोम 4 वाले तीनों एक साथ रख दिए, मतलब ऐसे याद कर लो, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, ये पॉड शेप के बाद पॉड कलर, फिर सीड शेप, सीड कलर, एस और सी का क्या, पहले शेप फिर कलर, 4 तो ऐसे ही हो जाएंगे, शेप कलर, शेप कलर, समझना, शेप कलर, शेप कलर, 4 तो ऐसे ही हो गए। इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो क्रोमोसोम नंबर नहीं याद करना पड़ेगा, अपने आप रहेगा कि पहले 3 का 4 पे, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 2 के 1 पर। ठीक है, याद रखना बच्चे, काम आ सकता है ना। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा, मेंडल ने कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर पढ़े थे, कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर पढ़े थे, तो कलर से रिलेटेड कौन कौन है, 2 हैं, सीड कलर और पॉड कलर, और फ्लावर कलर 3 हो गए, हो गया क्या, फ्लावर कलर, सीड कलर, फ्लावर कलर, 3 कैरेक्टर हो गए कलर के। शेप से रिलेटेड 2 पढ़े थे, ठीक है, हां। एडवांटेज में दिक्कत है, एडवांटेज क्या है भाई, मटर के पौधे यूज करने के फायदे बताए मैंने, और क्या बताया, सही है। तो ये है बच्चों, अब मैं बात करता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब नहीं, अभी कल उल नहीं, कल उल नहीं, अभी सुनो बच्चों, ये सर, ये जो क्रोमोसोम नंबर लिखे हैं आपने, मेंडल को पता था क्या, ओ भाई मेंडल को ना क्रोमोसोम पता था, ना जीन पता था, कुछ नहीं पता था, ये बाद वाले साइंटिस्ट लोगों ने बताए। मुझे साइंटिस्ट का नाम पता है, ब्लिक्स नाम के एक बंदे थे, उन्होंने बताया था कि मेंडल, आपको नाम हम नहीं चाहिए, आपको बस याद रखना है कि मेंडल के ये 7 कैरेक्टर की जीन जो है ना, मेंडल के 7 कैरेक्टर की जो जीन है वो 4 क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम 4 पर, 5 पर, 7 पर और 1 पर। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं आपको, देखना, बहुत भारी आइटम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत भारी। देखो क्रोमोसोम 1 में बच्चों 2 कैरेक्टर की जीन है ना, एक
फ्लावर कलर की, एक फ्लावर कलर की, क्वेश्चन क्या बनेगा इसलिए बता रहे हो, हाँ, फ्लावर कलर की, और दूसरा है कौन सा था, सीड कलर की, है ना, सीड कलर ही तो था, सीड कॉटिलिडन कलर, क्रोमोसोम 1 पर ये दोनों, अरे देख लो ना भाई, सीड कलर और फ्लावर कलर की जीन क्रोमोसोम 1 पर है, सही है। फिर क्रोमोसोम 4 पर, समझना कौन सा सवाल है, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिलेंगे। क्रोमोसोम 4 पर कौन से कैरेक्टर की जीन थी, एक तो स्टेम हाइट की थी, स्टेम हाइट की, फ्लावर पोजीशन की, और पॉड शेप की, पॉड शेप की, ये 3 कैरेक्टर की जीन क्रोमोसोम 4 पर थी, सही है। क्रोमोसोम 5 पर एक है, 7 पर एक है, बनाओ चाहे ना बनाओ चलेगा भाई। क्रोमोसोम 5 पर एक कैरेक्टर की जीन है, क्रोमोसोम 5 पर देखो ना, पॉड कलर की जीन है, पॉड कलर की जीन है, और सीड शेप की क्रोमोसोम 7 पर है, ये क्रोमोसोम 5 है, और क्रोमोसोम 7 पर सीड शेप की जीन है। अरे सीड शेप की जीन क्रोमोसोम 7 पर ही है, सीड शेप की जीन क्रोमोसोम 7 पर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, आप क्रोमोसोम 5 और 7 तो छोड़ दो, 5 और 7 छोड़ दो, सिर्फ क्रोमोसोम 1 और 4 पर फोकस करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए गड़बड़, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन ये आएगा बच्चों नीट में कि मेंडल ने अगर पॉड शेप और स्टेम हाइट दोनों कैरेक्टर का क्रॉस एक साथ करा लिया होता। बच्चों आपको लिंकेज के बारे में थोड़ा बहुत पता है? क्लास कब ओवर होगी, 2 4 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, है ना? लिंकेज के बारे में कुछ पता है? हाँ, लिंकेज नहीं, अच्छा मैं बताता हूं थोड़ा सा, लिंकेज तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करो। अभी बच्चों ये बोल रहा हूं, एक क्रोमोसोम में जितनी जीन होती है ना, ये आपस में जुड़ी होती है, इसी को लिंकेज कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन होती है ये आपस में जुड़ी होती है, और इनका कहना होता है, इनका कहना होता है कि हम साथ साथ हैं और साथ साथ इनहेरिट होंगे, यही लिंकेज है। वैष्णवी ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि एक क्रोमोसोम में जितनी भी जीन है आपस में जुड़ी होती है, एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन है आपस में जुड़ी होती है, इनका कहना होता है हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ ही इनहेरिट होंगे, सही है ये। और बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, चिंता ना करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता है क्या कहता है, कि दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अगर पता है तो सुनो ये बात, नहीं छोड़ दो, जब लिंकेज पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है? अभी हल्का सा समझ लो क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं ना बच्चों, तो इनका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होता है। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं तो इनका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, मतलब दोनों का इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, सही है। लेकिन जब जीन साथ साथ हैं तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा भाई, ये दोनों जीन बोलेंगे हम साथ साथ हैं, इंडिपेंडेंट नहीं जाएंगे, हम साथ साथ हैं और साथ साथ इनहेरिट होंगे। तभी तो जब पढ़ाऊंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो एक्सेप्शन दूंगा बच्चों लिंकेज, क्या बोलूंगा, एक्सेप्शन दूंगा लिंकेज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ क्या बोलेगा, दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, ये कहता है लॉ। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है लिंकेज, दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पर है तो उनके बीच लिंकेज जुड़े हैं भाई, अलग अलग नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं जाएंगे, साथ साथ हैं, साथ साथ जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन हुआ ना ये साथ साथ जाना। अब नीट वाले सवाल क्या पूछेंगे कि मेंडल ने कभी एक ही क्रोमोसोम के दो कैरेक्टर एक साथ नहीं पढ़े,
मतलब इस मामले में वो लकी थे, उन्हें पता ही नहीं था लिंकेज जीन, कुछ नहीं पता था। ही वॉज वेरी लकी। जब भी दो कैरेक्टर पढ़ते थे, दो कैरेक्टर जब भी पढ़ते थे, अलग अलग क्रोमोसोम के निकलते थे। वो गलती से भी अगर इन दो कैरेक्टर का क्रॉस करा लिया होता तो लिंकेज खोज लिया होता, और अगर लिंकेज खोज लिया होता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देते ही नहीं। क्योंकि एक तरफ आप लॉ दे रहे हो कि दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होता है, फिर दूसरी तरफ बोलोगे नहीं इसका एक्सेप्शन भी है, लिंकेज। मैं ही लॉ दूं, मैं ही एक्सेप्शन दूं, ये तो नहीं होगा ना। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी सवाल आए कि मेंडल ने एक ही क्रोमोसोम के दो जीन पढ़ लिए होते तो क्या होता? लिंकेज एक ही क्रोमोसोम की दो जीन, ये दोनों जीन या ये दोनों जीन या ये दोनों जीन एक साथ पढ़ लिया होता तो लिंकेज खोज लिया होता और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिया होता। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ मेंडल हैड स्टडीड, इफ मेंडल हैड स्टडीड, दो एग्जांपल ले रहा हूं, स्टेम हाइट एंड पॉड शेप टुगेदर, दोनों को साथ में ले लिया होता, दोनों को साथ में पढ़ लिया होता तो पॉड शेप टुगेदर, then he would have then he would have क्या? then he would have पहला डिस्कवर्ड लिंकेज, लिंकेज खोज लिया होता। दूसरा then he would have discovered linkage and एक सेकंड, and would not have given law of independent assortment, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ नहीं दिया होता। अरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता यह है कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बच्चे नहीं आ रहा ना समझ में किसी के अगर, तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज भी भाई, दोनों बताऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। अभी सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं, अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि मेंडल ने ये दोनों कैरेक्टर पढ़ लिए होते या ये दोनों पढ़ लिए होते या ये दोनों पढ़ लिए होते तो क्या होता? होता ये कि मेंडल ने खोज लिया होता कि ये दोनों जीन साथ साथ है, साथ साथ जा रहे हैं। अब जब साथ साथ जा रहे तो इंडिपेंडेंट कहां है? सही है। तो जब आप खुद ही एक्सेप्शन खोज ले रहे हो तो फिर लॉ क्यों दोगे? लॉ देते ही नहीं। सही है। मेंडल, क्वेश्चन आएगा, मेंडल ने, ध्यान से सुनिए, क्लास ओवर हो रही है, बस 1 मिनट और, ठीक है? टाइम हो गया करते रहते हो, ज्ञान बट रहा है उसका नहीं देखना है भाई। देखो, जिनको क्लास ओवर करना है चले जाओ, मैं बस ये थोड़ा सा बता के बंद करता हूं, ठीक है? ध्यान से सुन ले। मेंडल ने लॉ नहीं दिया बच्चे, लेकिन कार्ल कोरेंस ने उसे लॉ ऑफ मेंडल ही कहा, तो उन्हें मेंडल्स लॉ ही कहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल आ जाए बच्चों, मेंडल ने एक ऐसा पौधा पढ़ लिया होता जिसमें 14 की जगह 12 क्रोमोसोम होते तो, हाइपोथेटिकल सवाल, 14 क्रोमोसोम की जगह 12 क्रोमोसोम वाला एक पौधा पढ़ लिया होता तो, या 7 की जगह 8 कैरेक्टर पढ़ लिया होता तो, मतलब कोई भी हाइपोथेटिकल सवाल, मेंडल ने ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा कर लिया होता तो, सबका एक ही जवाब है कि हाइपोथेटिकल जवाब, कि हो सकता है फिर मेंडल ने ऐसे दो कैरेक्टर पढ़ लिए होते, मेंडल ने ऐसे दो कैरेक्टर पढ़ लिए होते कि जिनकी जीन एक ही क्रोमोसोम पर होती, तो लिंकेज खोज लिया होता और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिया होता। हर ऐसे सवाल का यही जवाब है।
सही है? ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास। देखो देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, एक्चुअल जेनेटिक्स अगली क्लास से आएगी। अगली क्लास में आते ही मैं पढ़ाऊंगा कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। जैसे ही ये हो जाएगा, हेडिंग पड़ेगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और वहीं से एक्चुअल जेनेटिक्स आएगी। आज 2 दिन, ये 2 दिन मैं बस आपको सिर्फ सुना रहा था कहानियां। सही है, बाकी बातें फिर मैं बताऊंगा। तो मजा अब अगली क्लास से आएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं, बातें भी करेंगे कई तरह की। अभी सिर्फ इतना, पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा करते रहें, जेनेटिक्स अच्छी करनी है, तभी काम बनेगा, और ये आपके एमबीबीएस में भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।